Hello students, welcome back to my channel. So this video is for my class 10th ICSE students. So students, आज हम अपनी treasure chest करेंगे and the poem A Considerable Speck by Robert Frost. तो let's start this poem. So poem का title है A Considerable Speck. बच्चों, title is in itself an oxymoron. जो टाइटल है वो एक ऑक्सीमोरन है. अब ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहां दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हम एक साथ रखें, जैसे लव एंड हेट, बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी. सो इधर कंसिडरेबल का मतलब है सिग्निफिकेंट और स्पेक का मतलब है वर्थलेस. तो रीडर्स सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि एक वर्थलेस चीज जो है वो कंसिडरेबल हो, इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो. तो ये टाइटल हम समझेंगे जब हम अपनी पोएम कंप्लीट कर लेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग द पोएम we will get to know that how is this title appropriate, but you should know that the title is in itself an oxymoron. दो contradictory बातें रखी हुई है. considerable जिसका मतलब significant है, speck जिसका मतलब worthless है. एक speck of dust कैसे important हो सकता है? Let's unfold after starting the poem. A speck that would have been beneath my sight, or any but a paper sheet so white, set off across what I had written there, and I had idly poised my pen in air, to stop it with a period of ink, when something strange about it made me think. This was no dust speck by my breathing blown, but unmistakably a living might, with inclinations it could call its own. तो बच्चों, स्पीकर जो है वो एक शीट ऑफ पेपर पे कुछ लिख रहा था. द स्पीकर वॉज राइटिंग समथिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर. जब वो अचानक से नोटिस करता है एक स्पेक जो उसे शायद ना पता चलता कि which he would not have been able to see, वो देख भी ना पाता if it had did not been moving on a white sheet of paper. He was just about to stop writing by marking a period, by marking full stop. वो अपनी राइटिंग खत्म ही करने वाला था एक फुल स्टॉप लगा के, जब वो अपना पेन हवा में रोक लेता है. As something strange about it made him think, तो उसे रियलाइज होता है कि शायद ये स्पेक ऑफ डस्ट नहीं है, blown over by his breath, कि उसकी ब्रेथ से ब्लोन ओवर एक स्पेक ऑफ डस्ट नहीं है, ये एक लिविंग माइट है, ये एक लिविंग इंसेक्ट है जिसकी खुद की फीलिंग्स है और खुद की डिसीजन मेकिंग पावर है. सो बच्चे, आई रिपीट, पोएट स्पीकर को जब वो शीट ऑफ पेपर पे कुछ लिख रहा होता है, ही सडनली नोटिसेस अ स्पेक जो शायद उसे रियलाइज ना होता, वो नोटिस ना कर पाता इफ इट हैड नॉट बीन मूविंग ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर. वो अपना फुल स्टॉप लगा के, पंक्चुएशन मार्क लगा के अपनी राइटिंग एंड भी करने वाला होता है कि वो अपना पेन हवा में रोक लेता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि इसमें कुछ स्ट्रेंज है और ये स्पेक ऑफ डस्ट नहीं है, blown over by his breath, but it is a living might. It paused as with suspicion of my pen, and then came racing wildly on again to where my manuscript was not yet dry, then paused again and either drank or smelt with loathing, for again it turned to fly. Plainly with an intelligence I dealt. It seemed too tiny to have room for feet, yet must have had a set of them complete to express how much it did not want to die. So see, in lines 10 to 18, after carefully observing, the speaker found that कि माइट ने भागना बंद कर दिया, मानो वो पेन से डर गया हो और वो इंसेक्ट ने इधर उधर भागना बंद कर दिया. बट अगेन इट स्टार्टेड रनिंग वाइल्डली. उसने फिर भागना शुरू करा और वो पेपर पे एक ऐसी जगह पे आके रुका जहां पे मैन्यूस्क्रिप्ट, इंक अभी सूखी भी नहीं है, वेयर द इंक हैड नॉट येट ड्राइड, और वहां रुका. ही द इंसेक्ट, द लिविंग माइट, आइदर ड्रैंक और स्मेल्ड द इंक, या तो उसने वो इंक को पिया या स्मेल किया, बट with a feeling of dislike. देखो पोएम में वर्ड यूज है लोडिंग. लोडिंग माने इंटेंस डिसलाइक.
The mite did not like that thing and turned again to move. और फिर वहां से चला गया, भाग गया. स्पीकर को रियलाइज हुआ कि ये टाइनी इंसेक्ट, ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट के पास अपना दिमाग है. इट हैड अ माइंड ऑफ इट्स ओन एज वेल एज इंटेलिजेंस इन एक्शन. स्पीकर थॉट that the mite could not have feet. वो इतना छोटा इंसेक्ट that it does not have the room for the feet. उसके पास इतना माइक्रोस्कोपिक है, इतना माइन्यूट है कि उसके पैर होना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल है. He have had a set of them. उसके पैर है जिससे वो भाग रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वो मरना ना चाहता हो. Here the speaker is referring to the natural tendency of every living thing. From a speck to the highest category. हम सबकी क्या डिजायर है? To continue to live in whatever form it is. It ran with terror and with cunning crept. It faltered. I could see it hesitate. Then in the middle of the open sheet, cowered down in desperation to accept whatever I accorded it of fate. I have none of the tenderer than thou, collectivistic regimenting love with which the modern world is being swept. But this poor microscopic item now, since it was nothing I knew evil of, I let it lie there till I hoped it slept. So, children, the speaker says, the poet says, that the mite ran in fear for its life. जो वो living insect है, वो भाग रहा है अपनी life बचाने के लिए. Creeping, faltering, stumbling, going on and hesitating, but रुक नहीं रहा है. Again, what it shows? Intelligence in action. But it finally cowered motionless in the middle of the sheet of the paper. वो finally रुक जाता है in the middle of the sheet of the paper as if it had resigned itself to its fate. वो अपनी किस्मत पे उसने छोड़ दिया, human god पे छोड़ दिया, speaker पे छोड़ दिया. And speaker जो है उसे मारता नहीं है, mite को मारता नहीं है, not because he believed in collectivistic regimenting love. Now students, a question may arise in your mind that what is collectivistic regimenting love? So बच्चों, collectivistic regimenting love का मतलब है at that time it was growth of communism. कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां स्टेट कंट्रोल करता है सब कुछ और ग्रुप को इंपॉर्टेंस दी जाती है ओवर द इंडिविजुअल. आई रिपीट, कम्युनिज्म एक ऐसा एक सिस्टम है जहां ग्रुप को इंपॉर्टेंस दिया जाता है ओवर द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ग्रुप को इंपॉर्टेंस दी जाती है. एंड यूजुअली वी रिजेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड. तो पोएट कह रहे हैं Not because I believe in collectivistic regimenting love. मैंने उसे इसलिए नहीं जिंदा छोड़ा that I because I love in collectivistic regimenting love. मैंने उसे जिंदा इसलिए छोड़ा just because I believe in the compassion of God. That's why I allowed the little creature to rest without any harm coming upon it. Poet did not kill the mite. पोएट ने माइट को इसलिए नहीं मारा because he found that the mite had a mind of its own. because उसे realize हुआ कि उस living mite का खुद का दिमाग है and therefore the mite has the right to live. शायद स्पीकर यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि वो जो स्पेक है, स्पेक with intelligence, वो superior है हम ह्यूमन से. There are human beings who are devoid of wit and intelligence. Speaker went on to say that because the mite was too small, mite was microscopic, and उसमें कुछ बुरा नहीं लगा, उसे नहीं लगा कि ये mite मुझे नुकसान पहुंचाएगा, so he allowed it to sleep on the sheet of the paper. I let it lie there till I hope it slept. I have a mind myself and recognize mine when I meet with it in any guise. No one can know how glad I am to find on any sheet the least display of mine. So बच्चों, जो poem है it ends with a quatrain. Quatrain क्या होता है? Stanza of 4 lines. तो आप last stanza जो देखोगे it is of 4 lines जिसमें speaker humorously he says
that he was delighted, he was happy, he was glad कि उसे एक डिस्प्ले ऑफ माइंड देखने को मिला ऑन अ शीट ऑफ पेपर वेर ही लीस्ट एक्सपेक्टेड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम. सो इसकी थीम की बात करें हम, so the central theme of the poem is the importance of the human faculty of mind, its imagination and creativity. I repeat, पोएट इंपॉर्टेंस देता है कि कैसे वो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट माइंड, अपना दिमाग, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है, उसका यूज करता है और फ्रैंटिक एफर्ट्स करता है अपनी लाइफ बचाने के लिए. एंड दैट्स व्हाई पोएट अलाउड द माइट टू लिव. ही सेज कि मैं ऐसा, it is not because of I believe in collectivistic regimenting love, but it is because I believe in compassion of God. So this was all about the poem. Students, I hope you liked this video. If you have any doubt or query, do tell me in the comment section below. Thank you.